हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आपका वेलकम है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में, जिसमें मैं दीपक खुराना आज आपको एक नई सीरीज की शुरुआत करवा रहा हूँ। एक नया कंसेप्ट शुरू करवा रहा हूँ। वो कंसेप्ट है, वो चैप्टर है लाइट। बिल्कुल ठीक सुना आपने। आज हम अपनी एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। फिजिक्स की शुरुआत कर रहे हैं, क्लास 10th की। थोड़ा उसमें सबसे पहले मैंने जो आपका चैप्टर इंक्लूड किया है शुरू करने के लिए, वो है लाइट। लाइट, ह्यूमन आई, इसी सीक्वेंस को हम आगे फॉलो करते हुए सारी फिजिक्स भी अब साथ साथ खत्म करेंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स अब आपकी पैरेलल चलेंगी कंप्लीट, जैसा कि हम केमिस्ट्री में कर रहे थे। चैप्टर लेक्चर जो थे हमारे, वो वन बाय वन सीक्वेंस में मिल रहे थे आपको। सेम इन केस ऑफ लाइट चैप्टर इसी सीक्वेंस में आपको मिलेंगे। लेकिन बेटा जी, मैं ये आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। अब मैं जो फिजिक्स शुरू कर रहा हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्लास 10th में एक जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। फिजिक्स में थ्योरी तो देखो बेटा जी आपने करनी है, जैसा कि हमारे को केमिस्ट्री में भी करनी होती थी। लेकिन इसमें हमारे को न्यूमेरिकल्स भी मिलते हैं। बच्चों में जो एक कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत से बच्चे इस थ्योरी पार्ट को तो कर लेते हैं, एक बार या दो बार पढ़ के, लेक्चर्स देख के समझ गए, थ्योरी तो लगभग उन्हें क्लियर हो जाती है। लेकिन पेपर में सिर्फ थ्योरी नहीं आती। पेपर में ये जो फिजिक्स हमारे पास है, चाहे वो कोई भी चैप्टर है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी आएगा या कोई भी चैप्टर आएगा, या हम लाइट की ही बात करें जिसको हम करेंगे, यहाँ आते हैं न्यूमेरिकल्स। यहाँ बच्चा आके फंसता है। यहाँ बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता, सिर्फ फॉर्मूले पढ़ लेता है। भाई ये मिरर का फॉर्मूला है, ये लेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे कोशिश करते हैं तो भी कहीं ना कहीं डाउट्स जो है उनके बीच में रह जाते हैं कि साइन कन्वेंशंस में चेंज डिफरेंस आता है या बच्चा गलत कर देता है। तो मेरा मेन मोटिव क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मेरा मेन फोकस जो रहेगा थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल पार्ट पे भी रहेगा। कैसे हम न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे? सबसे पहले तो मैं जो थ्योरी करवा रहा हूँ, इस थ्योरी के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हुआ चलूंगा। कुछ प्रैक्टिस वीडियोस मिलेंगी आपको क्वेश्चंस की, वो मैं करवाऊंगा। अलग से भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनकी पीडीएफ दूंगा, वो आपने सोल्व करनी है, और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको अपलोड करूंगा, वो आप चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा जो एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तो मैंने आपको करवाने ही है, जैसे पहले करवाता रहा हूँ। सभी चैप्टर्स के करवाने हैं वो मैंने। तो सारी एनसीईआरटी भी कवर होगी, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी कवर होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी बच्चे को लगता है कि समझ में नहीं आया, तो हम एक्स्ट्रा वीडियोस अपलोड कर देंगे। लेकिन जब हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे ना, जब हम कहेंगे जी चैप्टर हमारी तरफ मेरी तरफ से फिनिश हो गया, जब तक मैं आपको काफी न्यूमेरिकल्स करवा चुका हूँ, कंप्लीट थ्योरी करवा चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई डाउट नहीं आने दूंगा। अब बेटा जी ज्यादा देरी मैं ना करते हुए इस चैप्टर को शुरू करता हूँ। इस चैप्टर को आज जो हमारी वीडियो रहेगी, वो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा लाइट का, इंट्रोडक्शन दूंगा मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। आज टॉपिक तो शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो इसको रखूंगा नहीं। इतना जरूर रखूंगा कि आपका टॉपिक शुरू हो जाता है। और मेन टॉपिक शुरू करूंगा मैं आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। सबसे पहले तो हम हेडिंग शुरू करते हैं अपनी लाइट से। लाइट, बेटा जी कहने को तो इसको हम डिफाइन किसी भी वे में कर ले, लेकिन बेसिक डेफिनेशन अगर हम इसकी बात करें, लाइट क्या है? कहता है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक एनर्जी की फॉर्म हमारे पास है, बाय विच, जिसके कारण हम देख सकते हैं इस दुनिया को, जिसके कारण हमारे को चीजें दिखाई देती हैं, वो है लाइट। अब कहता है इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आती हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में दूंगा नहीं, बेसिक सी प्रॉपर्टीज है। कहता है जब भी लाइट ट्रेवल करती है तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जब भी लाइट ट्रेवल करेगी, वो कैसे ट्रेवल करेगी? ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए। सेकंड, कहता है लाइट जो हमारे पास होती है, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। जैसे साउंड को आप नाइन्थ में पढ़ते थे ना, कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, बट साउंड लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। थर्ड पॉइंट जो मेरे पास आता है, इसकी जो स्पीड होती है, 3 × 10 की पावर
8 मीटर पर सेकंड होती है। 10th लेवल पे इसको एयर या वैक्यूम में हम एक ही मान के चलते हैं। इसको जनरली हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी से। तो इसकी स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कास्ट शेडो, लाइट जो होती है ये शेडो क्रिएट करती है ऑब्जेक्ट की। जब ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, सब्सटेंस होता है, तो उसके कारण उसकी शेडो बनती है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है लाइट की। चलो कोई नहीं, ये तो आपको समझ में आ गया। कोई ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ें नहीं थी इसमें से। एग्जाम में भी कुछ ऐसा नहीं आना, लेकिन एक इंट्रोडक्शन होता है लाइट का, वो हमें दे दिया मैंने आपको। चलो कोई नहीं। अब मेन जो हमने करना है लाइट। अब हम अपने 10th क्लास की बात करते हैं। लाइट को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट जो रहेगा उसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और सेकंड पार्ट का जो नाम है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक मेरे पास है रिफ्लेक्शन, एक है रिफ्रैक्शन। दोनों की अपनी कंप्लीट डिटेल है। इसमें जनरल सी बात रहेगी मिरर्स के बारे में, और इसमें हमारे पास जनरल सी बात रहेगी लेंसेज के बारे में। दोनों अपने अपने जगह पे कंसेप्ट हैं। दोनों को कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है। तो एक एक करके पूरा कंप्लीट सीरीज को मैं शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहली हेडिंग में शुरू करूंगा मैं अपनी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहां से मेरा चैप्टर शुरू होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है बेटा? अब सबसे पहले रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है। रिफ्लेक्शन मतलब होता है बाउंस बैक होना। मतलब क्या है देखो, जैसे मान लो आपके पास कोई भी एक बॉल है, उसको आप दीवार पे फेंकते हो। कोई भी बॉल है, उसको आप दीवार पे फेंकते हो, तो दीवार से वो टकराती है। टकराने के बाद वो बाउंस बैक करती है, टकराने के बाद वो वापसी आती है, टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट करती है। ऐसे ही लाइट है। लाइट किसी भी सरफेस पे आएगी, स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट बैक करेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पास ये कोई भी एक सरफेस हमारे पास है, ये लाइट आई, ये सरफेस से टकराई और यहाँ से बाउंस बैक करेगी। तो ऐसे ही लाइट आएगी, एक सरफेस से टकराएगी, उस सरफेस से टकरा के सेम मीडियम में ही, जिस मीडियम से लाइट आई उसी मीडियम में लाइट चली गई। सेम मीडियम में लाइट आई, उसी मीडियम में लाइट रिफ्लेक्ट करके चली गई, बाउंस बैक करके चली गई आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे ही हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, बाउंस बैक ऑफ लाइट। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? ये तो एक बेसिक मीनिंग हो गया किसका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। अब इसकी बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन की। तो इसकी डेफिनेशन मेरे साथ साथ आप लिखेंगे, द फेनोमिना द फेनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। वही सेम बातें जो मैंने अभी आपको समझाने में बताई है, वही सेम चीजें आपके पास यहाँ स्टेटमेंट में लिखवा रहा हूँ। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। कहता है कि यहाँ मीडियम कैसा है, सेम ही है। इस मीडियम में आई, इसी मीडियम से चली गई। इन द सेम मीडियम आफ्टर striking the surface of an object। इस स्टेटमेंट को आप लिख लेंगे। कहता है कि जो बाउंस बैक होना लाइट का, एक सेम मीडियम के अंदर ही जब वो स्ट्राइक करता है किसी भी गिवन सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट को, उसे कहते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद मैं जो समझा रहा हूँ देखोगे आप। ये कहता है कि मैंने मान लो ये एक सरफेस ले लिया, मैंने मान लो ये एक सरफेस ले लिया। सरफेस पे क्या हो रहा है, कहता है ये लाइट आई, ये मैंने रेड कलर की लाइट जो थी, ये लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। इसे नाम दे दिया मैंने इंसिडेंट रे। ये एक इंसिडेंट रे हुई, रेड कलर की लाइट आई थी, आ रही है, एक सरफेस पे गिर रही है, और ये लाइट जो है यहाँ से बाउंस बैक कर गई। ये लाइट जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गई। इसे नाम दे रहा हूं मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई थिंक आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा।
कि एक लाइट आई रेड कलर की रेत जितनी मैंने बनाई है, ये इंसिडेंट हो रही है, गिर रही है, और एक पॉइंट पे गिरने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो रही है। इसे बोलते हैं, सॉरी, इस फेनोमिना का नाम दे दिया मैंने। एक मिनट, एक मिनट। इसको रिफ्लेक्टेड रे का नाम देना था मैंने। ये कंप्लीट फेनोमिना बनेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक सेकेंड। इसे नाम दिया जाता है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक कह रहे हो आप लोग, रिफ्लेक्टेड रे। इतनी बात समझ में आ रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे बनी। ये जो कंप्लीट फेनोमिना बनेगा, ये कंप्लीट फेनोमिना जो बनेगा, ये बनेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां तक को डाउट हो तो पूछो। उसके अलावा कहता है जो ये पॉइंट ओ है, ये मैंने एक पॉइंट का नाम दे दिया ओ, इसे बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी कि लाइट जो है इस पॉइंट पे गिरी है आके, ओ पॉइंट पे। एक लाइट थी, इंसिडेंट हुई एक पॉइंट ओ पे, जिसे हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का नाम दिया, और यहाँ से वो स्ट्राइक करगी, बाउंस बैक करगी। इसे नाम दिया हमने रिफ्लेक्टेड रे का। ये हमारे सामने आई इंसिडेंट रे, ये हमारे सामने आया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस कंप्लीट फेनोमेना को नाम दे दिया हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आई थिंक समझ में आ गया होगा। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। एक लाइट आई, सरफेस पे गिरी, वहां से रिफ्लेक्ट बैक कर गई, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब तो मैंने कई बार आपको समझा दिया है, ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है बेटा जी? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हमें डेफिनेशन समझ में आ गई कि वो क्या होती है। इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन के बाद मैं समझाता हूं आपको। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारे पास नई हेडिंग आ रही है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन करने से पहले आप इस चीज को ड्रॉ करेंगे, इस छोटे से डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। जो भी डायग्राम मैंने बनाया है वैसा मिलता जुलता डायग्राम आपके पास ये है। इसमें एक दो चीजें मैं नहीं ऐड करूंगा। ये आपके सामने है। अब ये आपके सामने मैंने आपको बताया था अभी ये क्या होता है। ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, और ये हमारे पास है ओ पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये बात तो मैंने आपको अभी आपको सारी बता ही दी थी, लेकिन इसमें एक दो बातें और ऐड करूंगा। ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सरफेस को ये सरफेस के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी रे हमारे पास है, इसको मैं डॉटेड फॉर्म में बना दिया। आ रही इतनी बात समझ में? अब ये क्या करेगी? ये बनाएगी एंगल आई और एंगल आर। ये बनेगा एंगल आई और ये एंगल आर। ये एंगल आई और आर आपको समझ में आना चाहिए मैंने क्या बनाया है। एंगल आई जो हमारे पास है, एंगल आई जो हमारे पास है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आ रहा है ये क्या है? एंगल आई देख रहे होगे आप। एंगल आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ इंसिडेंस किस कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है इन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ये कहते हैं, ये देखो ये बन रहा है, मैंने इसको सर्कल की है अभी पिंक कलर का। ये आपके पास क्या है? एंगल आई है, और एंगल आई जो आपके पास है, ये कहाँ बन रहा है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है। मैंने सर्कल कर रखा है पिंक कलर से, देखोगे आप। ऐसे ही बनता है एंगल आर। एंगल आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये मैंने ग्रीन कलर से सर्कल कर दिया, देख रहे होगे आप। एंगल आई और एंगल आर, ये क्या है? ये एंगल है इन बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। बेटा जी ये छोटी छोटी बात है, इसको नोट डाउन कर लो, मेरे को दोबारा दोबारा ना बतानी पड़े। एंगल आई और एंगल आर, मैंने इस डायग्राम को जो बनाया है, ये डायग्राम पहले आप नोट डाउन करोगे कंप्लीट, उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझाऊंगा। एक लाइट थी, इंसिडेंट हुई पॉइंट ओ पे, वहां से वो रिफ्लेक्ट कर गई। मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ करी, इसमें एंगल आई आया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एक एंगल आर आया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों बात क्लियर है? अब मैं शुरू कर रहा हूँ अपने इस डायग्राम को, आई थिंक बना लिया होगा आप सबने। अब मैं अपना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन शुरू कर रहा हूँ। इसमें पहला पॉइंट लिख रहा हूँ, ये कहता है द इंसिडेंट रे, साथ साथ लिखेंगे आप इसमें,
नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेन। कहता है जो तीनों पॉइंट्स हैं, जैसे मैं भी आपको बता ही रहा हूँ, ये कहता है जैसे ये जो डायग्राम मैंने आपके सामने भी बनाया था, मेरा रफ सा एक डायग्राम और बना देता हूँ। ये एंगल इंसिडेंट रे होगी, ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये नॉर्मल होगी। ये कहता है ये तीनों जो हैं ये एक ही प्लेन में लाई करती है। डेफिनेशन में भी यही था, जब भी लाइट इंसिडेंट होती है, जिस प्लेन में वो इंसिडेंट हो रही है उसी प्लेन में वो जा रही है। प्लेन का मतलब बेटा जी यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो लाइट जो है आपके एक्स वाई प्लेन में आ रही है, एक्स वाई प्लेन में है तो वो एक्स वाई प्लेन में रहेगी, वो जेड में नहीं भागेगी। सेम प्लेन में एक्स वाई प्लेन में है तो वो एक्स प्लेन वाई प्लेन में ही रहेगी, सेम प्लेन में रहेगी। ये एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन ही रहेगा, रिफ्लेक्टेड के लिए, नॉर्मल के लिए। ऐसा नहीं है कि वो अपने प्लेन को चेंज कर जाएंगे। ये बात समझाई जा रही है आपको। ठीक है बेटा जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट कोई खास ऐसा बड़ा पॉइंट नहीं था जो आपको समझ में, उम्मीद करता हूँ कि ना आया हो, आ गया होगा। अब इसका सेकंड पॉइंट जो है उसको आप देखें। इसका जो सेकंड पॉइंट है इसको आप देखें। ये कहता है एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ये आपने ध्यान रखना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। कहता है जब भी आपके पास, इसको आप देखोगे, कहता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, जो आपके सामने पीछे डायग्राम मैंने बनाया था, आपके सामने आपकी नोटबुक में होगा। कहता है आई और आर जो हमेशा है, एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये एंगल हमेशा इक्वलेंट होंगे, ये बात आपको समझाई जा रही है। कहता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। कहता है अगर लाइट 60 डिग्री के एंगल से इंसिडेंट हुई है तो रिफ्लेक्ट भी 60 डिग्री के एंगल से ही होगी। अगर एंगल आई 30 डिग्री है, 30 डिग्री से रिफ्लेक्ट हुई है, इंसिडेंट हुई है लाइट, तो रिफ्लेक्ट भी वो 30 डिग्री के एंगल से ही होगी। ये हमेशा इक्वलेंट होंगे, चाहे इन कुछ भी वैल्यू रख दो, 15 रख दो, 20 रख दो, 30 रख दो, 50 रख दो, कितना भी एंगल आप रख दो यहाँ पे। कहता है आई हमेशा आर के इक्वलेंट होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये दो पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेन। क्लियर है? एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, ये दो पॉइंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर आते हैं। अब इसमें ये तो समझ में आ गया। अब मैं आपको यहाँ पे दो छोटी छोटी बातें हैं वो नोट डाउन करवा रहा हूँ, इसमें हमें नोट करके लिखना है। पहला नोट क्या लिखोगे, ये कहता है कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉज ऑफ जो रिफ्लेक्शन आपके पास है, ये एप्लीकेबल होते हैं, एप्लीकेबल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ सरफेसेस। ये हर टाइप के सरफेस पे एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेस। अगर हम स्फेरिकल सरफेस की बात भी करेंगे, आगे स्फेरिकल मिरर्स की बात करेंगे, हर जगह ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये एप्लीकेबल है। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, किसी भी तरह का मीडियम हो, किसी भी तरह का सब्सटेंस हो, ये लॉज हमेशा एप्लीकेबल होंगे। पहला पॉइंट, चलो कोई नहीं, ये समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट कहता है, इसको आप देखो कई बार क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। कहता है जब भी, इसको आप नोट डाउन करेंगे, इसको नोट डाउन सभी करना है, मतलब इसको खास कर नोट डाउन करेंगे। मेन पॉइंट आपके पास ये आता है, ये पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। कहता है जब भी लाइट नॉर्मली या परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट होती है ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो लाइट, तो लाइट सेम पाथ पर ही रीट्रेस हो जाती है। इस बात को आप पहले नोट डाउन करेंगे, इस बात को पहले आप नोट डाउन करेंगे, मैंने जो लिखवाई है। कहता है जब भी लाइट सरफेस पर परपेंडिकुलर गिरेगी, मेरी बात को समझें, जैसे ये सरफेस मेरे पास है, ये सरफेस मेरे पास है। कहता है लाइट जो है वो परपेंडिकुलर गिर रही है, परपेंडिकुलर गिर रही है, नॉर्मल गिर रही है किसी भी सरफेस के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, तो लाइट जो है सेम पाथ पर, जिस जिस रास्ते से वो आई थी उसी रास्ते पे वापस चली जाती है। मेरी बात को समझो आप।
मैं कह रहा हूँ जब भी लाइट नॉर्मली गिर रही है, जब भी लाइट नॉर्मली गिर रही है एक सरफेस पे नॉर्मली गिर रही है, जिस रास्ते से वो आई थी उसी रास्ते पे वो वापस चली जाती है। कैसे इस चीज को हम प्रूव करते हैं, समझाते हैं आपको। कहता है कि जैसे ये मेरे पास सरफेस है, ये मेरे पास नॉर्मल होता था, और इंसिडेंट रे नॉर्मली ऐसे आती थी ऐसे जाती थी। इसमें एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते थे। ये बात समझ में आ गई आपको? एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते थे। बट इन केस, जो मैंने सेकंड पॉइंट आपको लिखवाया, लाइट परपेंडिकुलर ही गिर रही है, परपेंडिकुलर ही गिर रही है, तो इसका मतलब इस केस में एंगल आई 0 डिग्री है। क्योंकि एंगल आई क्या था? एंगल आई क्या था? एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस था, जो किसके बीच में था? जो कि नॉर्मल, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में था। जो एंगल आई था वो था ही क्या? वो एंगल था किसके बीच में? नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में। ये एंगल था जो मैंने ऊपर हरा रंग से डार्क कर रहा हूं। तो ये 0 है, क्योंकि लाइट नॉर्मल ही गिर रही है, परपेंडिकुलर गिर रही है, और एंगल आई इनके बीच का एंगल था, तो ये 0 हो गया। और मैंने आपको बताया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी कितना हो गया? 0 हो गया। यानी कि लाइट जिस रास्ते आएगी उसी रास्ते वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। ये पॉइंट है, यही मैंने आपको समझाना है। अब तक मैंने छोटी छोटी बातें समझाई, दो चार बातें मैंने आपको दोबारा दोबारा रिपीट की। वो इसलिए रिपीट की कि आपको चीज कंसेप्ट जो है वो फर्स्ट लेक्चर से ही समझ में आना चाहिए। आज मेरा मेरा एक ही मोटो है, एक ही मेरा कंसेप्ट रहता है। बच्चे चाहे अब 15 मिनट की जगह 20 मिनट लगा लें, 20 मिनट के लेक्चर में चाहे 25 मिनट लग जाए, 5 मिनट या 7 मिनट का फर्क होता है। समझ में अच्छी तरह आना चाहिए, समझ में इतना बढ़िया आना चाहिए, बच्चे को दोबारा किसी और लेक्चर की और कहीं भी टाइम खराब करने की रिक्वायरमेंट ही ना पड़े। इतनी अच्छी तरह बच्चे को समझा दो कि बच्चा बार बार इन लेक्चर्स को ना देखे, बार बार कभी इस लेक्चर इस सीरीज को देख रहा है, कभी किसी और टीचर की सीरीज को देख रहा है, बार बार उसे मूव ऑन ना करना पड़े, बार बार उसे इधर उधर मूव ना करना पड़े। 10 मिनट अब आज एक्स्ट्रा लग जाए, 5 मिनट और आज एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन जो कंसेप्ट है वो 101% क्लियर होना चाहिए। मेरा एक ही टारगेट रहता है शुरू से। बाकी 1 डेढ़ पेज का मैंने काम करवाया है आपको आज। उम्मीद करता हूँ आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसको एक बार दो बार रिवाइज करोगे घर जाके, क्लियर, मतलब घर पे तो आप हो ही, आपका डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद मैं अब शुरू करूंगा इसके आगे की सीरीज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ बेसिक चीजें, फिर मिरर्स को इंट्रोड्यूस करूंगा, प्लेन मिरर को, स्फेरिकल मिरर्स को, उनके रे डायग्राम्स को, मिरर फॉर्मूले को, उनके यूजेस को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म हो जाएगा। तो इसके कुछ लेक्चर्स हैं, 1 बाय 1 आपको सीरीज में मिलेंगे। बाकी जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं या जिन्होंने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो तो अपने हर एक लाइक करनी होती है बेटा जी, एफर्ट्स लगते हैं, वो एफर्ट्स आप देख रहे हो, मेहनत लगती है जो आपके लिए की जा रही है। तो वीडियो लाइक करनी है, चैनल शेयर करना है, वीडियो शेयर करनी है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जो भी आपकी रीच में होते हैं। ठीक है बेटा जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।